दोस्तों, मैं प्रभाकर यादव लर्निंग 5 पाठशाला पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीक में फिजिक्स की क्लास और मैथ की क्लास आयुष सर ने आपको दिया और आपका सिविक्स वगैरह की क्लासें सोशल साइंस की स्टार्ट हो चुकी हैं। हम सेकेंड वीक में आपको केमिस्ट्री की क्लास लेकर आरंभ बैच में आ चुके हैं। आज आरंभ बैच की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इस चैप्टर में बेटा हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों। तो आइए दोस्तों, लेक्चर को लेट न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास A प्लस बी मिलकर हमको C प्लस डी मिला। हमने A प्लस बी लिया और A प्लस बी मिलकर हमें C प्लस डी दे रहे। इसको हम बोलेंगे अभिकारक, अभिकर्मक या अभिकारक कुछ भी कह लीजिए आप। और इसको बोलेंगे बेटा उत्पाद। ये हमारा अभिकारक अभिकर्मक हो गया और ये उत्पाद हो गया। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इंग्लिश में इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसा आप लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया गया होगा रियल वीडियो वगैरह की, हमारी क्लास जो है इंग्लिश मीडियम की होने वाली है। तो इंग्लिश मीडियम का मतलब यही हुआ कि जैसे हम कोई हेडिंग्स पढ़ रहे हैं या कोई टर्म्स आ रहे हैं उसको हम इंग्लिश में भी बताएंगे, साथ साथ इंग्लिश को लेते चलेंगे। वही हो गया हमारा इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर A प्लस बी लिया हमने और A प्लस बी मिलकर हमें C प्लस डी दे रहा है। मान लीजिए इसकी एनर्जी बेटा E1 है और इसकी एनर्जी E2 है। ठीक है, हमने इसकी एनर्जी को E1 ले लिया और इसकी एनर्जी को E2 ले लिया। इसकी एनर्जी मान लीजिए 30 जूल है और इसकी एनर्जी 20 जूल है। इसकी एनर्जी 30 जूल है और इसकी एनर्जी 20 जूल है। तो आप देख रहे होंगे कि E1 ज्यादा है E2 से। E1 ज्यादा है E2 से क्योंकि इसकी एनर्जी 10 जूल ज्यादा है इससे और इसकी एनर्जी 10 जूल यहाँ पर कम है। तो हम कहते हैं यदि लिख लीजिए अभिकारकों की ऊर्जा उत्पाद से अधिक है तो अभिक्रिया स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए होती है। यहां पर हमने क्या लिखा, मैंने आपको बताया प्लस बी मिलकर हमें C प्लस डी दे रहे हैं और हमने इसकी एनर्जी E1 ले ली और इसकी एनर्जी E2 ले ली। हमने यहाँ पर E1 की 30 जूल ले लिया और E2 20 जूल और इसकी 10 जूल एनर्जी ज्यादा है। तो कोई भी रिएक्शन बेटा इसीलिए होती है क्योंकि अभिकारकों की ऊर्जा उत्पाद की तुलना में ज्यादा है, तो अभिक्रिया स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए होती है। स्थायित्व का मतलब स्टेबिलिटी,
मतलब कोई भी रिएक्शन अपने आप को स्टेबल करने के लिए होती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए होती है। स्थायित्व का मतलब स्टेबल। जैसे आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर नौकरी पाओगे और पैसा कमाने लगोगे, तो आपका स्टेबिलिटी का मतलब हो गया। तो वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है, कोई भी अक्रिया इसीलिए होगी क्योंकि वह अपने आप को अस्थायित्व प्रदान करना चाहती है। तब तक मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों अपना अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल्स रिएक्शन। इसके पहले मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कोई भी अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, अपने आप को अस्थायित्व प्रदान प्राप्त करना चाहती है। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक अपना देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल्स रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो बेटा यहाँ पर आपको इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन देख के डरना नहीं है। यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब आइए समझ लेते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इस डिफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ। मैंने यहाँ पे N2 ले लिया और बेटा H2 ले लिया। इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ, हमने यहाँ दो पदार्थ लिए हैं, आप 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर अंतःक्रिया किए, उसके बाद यहाँ पे बनाए नए NH3। हमने दो या दो से अधिक पदार्थ बोला, हमने दो पदार्थ लिया। उसके बाद बोला अंतःक्रिया, यहाँ पे दोनों ने अंतःक्रिया किया, भिन्न रासायनिक गुणधर्म का हमारे पास नया पदार्थ बना। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन गैस ली है, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, अमोनिया का निर्माण करवा रहे हैं। यहाँ पर बेटा हमें नया पदार्थ कौन सा मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है, और इसका रासायनिक गुणधर्म अलग है अमोनिया का, और इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म बेटा अलग है। मतलब इनका कैरेक्टर, रासायनिक कैरेक्टर इन दोनों का अलग अलग है। N2 का अपना अलग रासायनिक गुणधर्म है, H2 का अलग है। तो यहाँ पर हमें NH3 मिला, इसका गुणधर्म अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस अभी आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस को आप ध्यान में मत दीजिए, अभी फिलहाल आप डिफिनेशन को समझिए। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में दो या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको हेडिंग लगा के डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद ऐसी अभिक्रिया लिख देना है। यहाँ पर उदाहरण लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया। उसके बाद बेटा ये सिर्फ यूपी और बिहार बोर्ड के लिए नहीं, ये सभी बोर्ड के लिए है। जब जिस राज्य में NCERT प्रेफर होती होगी वहाँ पे यही परिभाषा, यही NCERT, यही चैप्टर्स होंगे। तो ये सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए NH3, जैसे हम आपको यहाँ थोड़ा रिएक्शन बैलेंस का मेथड बता देते हैं। जैसे पर यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पर हमने 2 नाइट्रोजन कर दिया, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। यहाँ हमने 3 हाइड्रोजन कर दिया। अभी आपको आगे रिएक्शन बैलेंस बताया जाएगा, तब तक मैं साइड हट जाता हूँ और पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 3। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। दूसरा मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया, उसका डिफिनेशन दिया आपको और एक उदाहरण करवाए, एग्जाम्पल करवाए। तीसरा हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पता करेंगे।
मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसे हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसके लिए बेटा 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 प्रेक्षण है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई दोस्त है आपका लैब में, प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है कुछ, तो उसे तो मालूम चल रहा है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? उसके लिए 4 ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये हुआ जैसे कोई रिएक्शन आप करा रहे हो, वहां पे सॉलिड है और लिक्विड है, हमें प्रोडक्ट में एक्वस मिल रहा है, विलयन मिल रहा है, तो उसमें हम कहेंगे कि अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। दूसरा कौन सा है? रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। रंग में कैसे परिवर्तन होगा? मान लीजिए आप जो आपका अभिकर्मक है, रिएक्टेंट है, उसमें आपने हरा पीला लिया कुछ चीज और आपको प्रोडक्ट में ब्लू मिल गया, नीला मिल गया, लाल मिल गया, तो वो आपका रंग में परिवर्तन हो गया, चेंज इन कलर। तीसरा बेटा हम देखेंगे तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? जैसे आप कोई अभिक्रिया करा रहे हो, उसमें अभिकर्मक में आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है, एनर्जी, तो वहां पे अगर 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री अगर सेल्सियस लिए हो तो यहाँ आपको 35 मिल गया, या आपको 40 मिल गया, ऐसे मिल गया, तो ये क्या हुआ? तापमान में परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है चौथा गैस का निष्कासन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निष्कासन का मतलब क्या हुआ? जैसे हम अभी बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वहां पर आप देख रहे हो कहीं पर CO2 गैस बाहर निकल रही होगी, कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही होगी, कहीं पर सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रही होगी बाहर। तो वही चौथा बोल रहा है गैस का निष्कासन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने आपको क्या बोला? 4 ऑब्जर्वेशन। पहला अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। दूसरा रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तीसरा तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा गैस का निष्कासन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आप लेक्चर देख रहे होंगे आपको 3 टाइम्स बोलना है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, चौथा गैस का निष्कासन। तब तक आप पॉज करके इसे नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज अब हम अपना चौथा टॉपिक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहला बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, दूसरा मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया 4 ऑब्जर्वेशन कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पता करेंगे कि हो रही है। 4 ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे? पहला था अवस्था में परिवर्तन, दूसरा था रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन और चौथा गैस का निष्कासन। तो आइए चौथा टॉपिक डिस्कस करते हैं, रासायनिक समीकरण। आपके बेटा NCERT में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लिए हैं। तो आइए उस एग्जाम्पल को समझते हैं कि आपके NCERT में एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें लिखा है जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें कह रहा है जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कौन सा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नीशियम और दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीजन। अभिक्रिया में भाग कौन कौन दे रहा है? मैग्नीशियम दे रहा है और दूसरा
ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और दूसरा क्या हो रहा है? अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त पदार्थ, अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त पदार्थ कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने आपको दो चीजें बताई। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अभिकर्मक। आपको पहले भी बताया था हमने, अभिकर्मक इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट बोलेंगे। और दूसरा प्राप्त पदार्थ हमें जो उत्पाद मिल रहा है इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला अभिकर्मक, अभिकर्मक कौन सा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। उत्पाद में क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि रासायनिक समीकरण को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। हमने आपको दो चीजें बताई, पहला रिएक्टेंट बताया, दूसरा प्रोडक्ट बताया। रिएक्टेंट में कौन कौन था? मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे थे और हमें मिल क्या रहा था? हमें मिल ये रहा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा था। तो आइए अब हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो जैसे आप अभी जब लिखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। आप अपने दोस्त से बोले जाके मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये पढ़ने में हमें बहुत लंबा लग रहा है, लिखने में भी लंबा लग रहा है। तो साइंटिस्टों के मन में एक विचार आया, इसको सिंपलीफाई किया जाए। इतना बड़ा हम लिख ना पढ़ के कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जिससे हम समझ सकें। तो उसे सिंपलीफाई किया गया, उसे ही रासायनिक समीकरण बोला गया। यही फिर देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हमने बताया कि भाग ले रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और हमें उत्पाद क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में उत्पाद मिल रहा है। तो इसको साइंटिस्टों ने प्रेजेंटेशन कैसे किया? तो यहाँ पे मैग्नीशियम को लिख लिया, मैग्नीशियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी, उनके बीच में प्लस का निशान दे दिया। उसके बाद यहाँ पर एक तीर लगा दिया। तीर का मुंह जिस तरफ होगा हमें प्रोडक्ट उसी तरफ बनेगा। तो यहाँ पर उन्होंने तीर का सिंबल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, उसके बीच में अभिक्रिया कराया, ऑक्सीजन प्लस का चिन्ह दे दिया, फिर तीर लगाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। इसे ही
साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले हमें दिया। ठीक है, इसको सबसे पहले उन्होंने दिया। इस साइड को उन्होंने क्या बोला, इस साइड को बोला अभिकर्मक, रिएक्टेंट, और इसे क्या बोला, उत्पाद, प्रोडक्ट। इसे रिएक्टेंट बोला, इसे प्रोडक्ट बोला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, LHS, और इसे क्या बोलेंगे, RHS। वैज्ञानिकों ने कहा जो अभिकर्मक होगा हम उसे अपने बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद होगा उसे अपने दाएं हाथ राइट हैंड साइड। तो उन्होंने अभिकर्मक को बाएं साइड लिखने को कहा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें उत्पाद मिल रहा है उसे हम प्रोडक्ट राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब वैज्ञानिकों को लगा कि इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, अभी ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो उन्होंने इसको उन्होंने शब्द समीकरण नाम दिया। शब्द समीकरण क्या नाम दिया, शब्द समीकरण नाम दे दिया। और जब इसको और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर लिख दिया इसका सिंबल मैग्नीशियम का Mg, उसके बीच में धन लगाया, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन O2, उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी को उन्होंने क्या बोला, इसी को उन्होंने बोला रासायनिक समीकरण। इसी को क्या बोल दिया उन्होंने, रासायनिक समीकरण। MgO मैग्नीशियम का सिंबल MgO लिख दिया, और ऑक्सीजन O2 हमें क्या मिला, MgO, और इसी को उन्होंने बोल दिया रासायनिक समीकरण। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक, मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। आप यहाँ तक का नोट्स बनाइए और लेक्चर को रिवाइज कीजिए, पढ़ते लिखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।